हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड जय श्री महाकाल, जय हिंद। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धोनी के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है तो साउंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में, आज हम उसको जो है कवर करेंगे और कम से कम 50 जो है प्रश्नों में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी और विद्युत चुम्बकीय। इसका सही आंसर अगर हम बात करेंगे तो अनुदैर्ध्य होती है। देखो अगर हम यहाँ पर देखें, जो तरंगे होती हैं, तरंगों की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तरंगों की दो प्रकृति होती है। एक होती है अनुप्रस्थ, और अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? वो तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती संचरित होने के लिए। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक होती है कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य तरंगे, तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं अपने संचरण के लिए, और ऐसी तरंगे जिन्हें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और इसीलिए ध्वनि तरंग जो है वो कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए, ठीक है, सत्य है। अब देखो यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। पहला है, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये ध्वनि निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे इनकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, या उपरोक्त जो है सभी कथन सत्य है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका सही आंसर भी है, ठीक है, ऑप्शन जो है सी, 0 डिग्री सेल्सियस पे इनकी जो चाल होती है वो 332 जो है मीटर, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर हम बात करें, कई लोग अब ये सोच रहे होंगे सर हमने तो 346 पढ़ा है। देखो भैया, 346 मीटर पर सेकंड आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन वो 25 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ा होगा। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये गलतियां हो जाती हैं। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, तरंग तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। देखो आवृत्ति के आधार पर अगर हम देखेंगे तो तरंगों को जो है 3 वर्गों में जो है क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अगर हम बात करें ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंगे जो हैं, ठीक है, किसके जो है आधार पर, ठीक है, आवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3 प्रकार की, जिनमें से एक होती है अवश्रव तरंगे, ठीक है, और एक होती है पराश्रव तरंगे। ठीक है, एक पराशरब होती है, और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक कौन सी होती है? एक होती है हमारी जो है ऑडियोवल वेव, जिसे हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पूछा ये गया है कि अवशर्व तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो वह तरंगे जिनकी आवृत्ति है, वह ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, या हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज से जो है क्या हो, कम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अवशर्व तरंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें पराश्रव तरंगे क्या होती है? पराश्रव तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से जो है क्या है, ठीक है, अधिक है, 20,000 हर्ट्ज से क्या है, अधिक है, उन्हें बोलते हैं पराश्रव तरंगे। तो फिर श्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं? श्रव्य तरंगे उन्हें कहते हैं जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से अधिक हो, लेकिन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि अगर हम बात करें 20,000 हर्ट्ज से जो है क्या हो, कम हो, यानी कि इस बीच में हो, उसको हम बोलते हैं श्रव्य तरंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो रेंज है, इस रेंज को बोलते हैं ऑडियोवल रेंज। क्या बोलते हैं? इस रेंज को बोलते हैं ऑडियोवल रेंज। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बात हो रही है हर्ट्ज की। हर्ट्ज क्या है ये भी आप याद रख लो भैया, हर्ट्ज जो है ये आवर्ती के जो है क्या है, मात्रक है। ठीक है, आवर्ती का मात्रक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अपने पास है, पराशरभ तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति, अब देखो पूछा ये गया है पराशरभ तरंगे कौन सी जो है ध्वनि तरंगे, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। तो देखो 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच में तो कहानी है ही नहीं। ठीक है, ये गलत, ये गलत। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि 20 किलो बोल दिया उसने, किलो का मतलब हजार ही समझ लो वहां पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन की पराशरभ तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती, ये कहानी समझ लो कि भैया देखो 20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होगी अगर आवृत्ति, तो भी जो है मनुष्य नहीं सुन सकता, याद रखना। ठीक है, इन तरंगों को भी जो है मनुष्य नहीं सुन सकता। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 20,000, ठीक है, हर्ट्ज से जो है क्या है, अधिक है, तो भी जो है मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें 20 हर्ट्ज से कम और जो है 20,000 जो है हर्ट्ज से अधिक वाली जो आवृत्ति है उन्हें भी मनुष्य नहीं सुन सकता, तो फिर किन्हें सुन सकता है मनुष्य? देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की जो भी जो आवर्ती वाली ध्वनि तरंगे होंगी उनको मनुष्य सुन सकता है। इसीलिए इस तरंग को हम बोलते हैं, इस जो है, ठीक है, रेंज को हम क्या बोलते हैं, श्रव्य जो है या ऑडियोवल वेव्स या ऑडियोवल रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो
जाएगा भैया ऑप्शन जो है, ठीक है, क्या बी, नहीं सुनी जा सकती। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राशरब तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं या नहीं सुनी जा सकती हैं, ठीक है, या फिर जो है कभी नहीं, तो इसका भी सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखो अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो पराशरब तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर जो उत्पन्न किया था। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पुलिस विभाग में कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए जिस सीटी का उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है गाल्टन की सीटी, ठीक है। और गाल्टन की सीटी पराश्रव तरंगे जो है उत्पन्न करती, जिन्हें जो है कौन, सिर्फ और सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो गाल्टन ने जो है बजा जो है सीटी जो है बजाकर उनको उत्पन्न किया था, इसीलिए वो सीटी को, उस विसिल को जो है क्या बोला जाता है, गाल्टन की सीटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो है वो किस माध्यम से का प्रयोग करते हैं। देखो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो चमगादड़ और जो डॉल्फिन है वो किस माध्यम से जो है अपने शिकार का पता लगाते हैं, तो ध्वनि का अपवर्तन नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें विस्पंदों का बनना नहीं, ध्वनि के प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं, प्रतिध्वनि का निर्धारण बिल्कुल सही, ठीक है। प्रतिध्वनि के निर्धारण से ही ये क्या करते हैं, अपने शिकार का जो है पता लगाते हैं। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किन जो है तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, ठीक है, इस इनको जो है हम अल्ट्रासोनिक तरंग से जो है क्या करते हैं, ठीक है, दूर भगाते हैं घरों से, ये जो है इन तरंगों के द्वारा जो है इनको नष्ट किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ध्वनि का पिच, पिच अगर हम बात करें तो देखो पिच कम या ज्यादा होगा तो जो है साउंड जो है, ठीक है, वो पतला या जो है मोटा होता है। जिसका पिच ज्यादा उसका साउंड ज्यादा पतला, जिसका पिच कम उसका साउंड जो है क्या हो जाएगा, मोटा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किस पर निर्भर करता है, पिच बोला गया है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तारध्व। तारध्व जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो तारध्व निर्भर करता है किस पर, आवर्ती पर, ठीक है, किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि तारत्व जो है क्या है, ज्यादा है, तो आवाज जो है यानी कि ध्वनि जो है वो कैसी होगी, वो पतली होगी। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तारत्व जो है क्या है, कम है, तो ध्वनि कैसी होगी, ध्वनि जो है मोटी होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किस का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कौन सी तरंगे हैं जिन तरंगों का जो है विमानों की आंतरिक सफाई के लिए हम उपयोग करते हैं, वो है पराशरब तरंगे, ठीक है, याद रखना पराशरब तरंगों का जो है उपयोग जो है किया जाता है। अब अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की यानी कि जो है आवर्ती की जो ध्वनि है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था ऑडियोबल वेव्स या श्रव्य तरंगे, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तरंग का वेग, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तरंग का वेग हमने क्या ले लिया, ठीक है, v ले लिया, और जो आवर्ती है उसको हमने क्या ले लिया, उसको हमने ले लिया n, और जो तरंग दैर्ध्य है उसको मैंने क्या ले लिया, लेमडा। तो ये बताओ कि कौन सा इसमें रिलेशन सही है। भाई देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो तरंग का वेग, अगर हम बात करें तरंग का वेग बराबर क्या हो जाएगा, तरंग का वेग बराबर आवर्ती, ठीक है, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या है, अगर इस फॉर्मूले के अनुसार देखेंगे तो तरंग का वेग v बराबर आवर्ती n इंटू लेमडा, ये वाला रिलेशन जो है हमारा सही होगा। तो ये वाला रिलेशन कौन सा है, ऑप्शन ए। अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो विस्फोट की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती, इसका कारण इतना सा है कि चंद्रमा पर क्या नहीं है, देखो भाई सीधी सी बात है, ठीक है, वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अगर वायुमंडल उपस्थित होता तो वहां पे जो है चीजें सुनाई देती। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है क्या होगा, वो जो है विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। अगला अगर हम देखें, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों, कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें तो कैसे उड़ सकती हैं, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जिसका वो जो है उसका नियंत्रण करती हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें चमगादड़ रात्रि में वस्तु देखो दो कथन दिए गए, पहला कथन दिया गया है चमगादड़ जो है रात्रि में किसी वस्तु के बिना टकराए उड़ सकता है। उसका कारण उन्होंने बताया कि चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक, ठीक है, तो क्या ये इंफ्रासोनिक तरंगे जो है निकलती हैं, तो क्या ये जो रीजन है जो दिया है वो सत्य है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कारण, तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन अगर हम बात करेंगे जो रीजन है, ठीक है, वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, ठीक है। अब दाब को बढ़ा दिया, देखो
यहाँ पर ये याद रखना है कि ध्वनि की चाल किन किन चीजों पर निर्भर करती है। भाई ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर करती ही नहीं है, ठीक है, किस पर करती है, घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है, ताप पर निर्भर करती है, लेकिन याद रखना दाब पर वो निर्भर नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो दाब बढ़ाने पर भी उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वही बनी रहेगी 332 मीटर पर सेकंड। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें तो निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? देखो ध्वनि की अगर हम गति की बात करें तो ध्वनि की जो गति होगी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा होती है ठोसों में। किसमें होती है? ठोसों में होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो द्रव में होगी, और द्रव के बाद अगर हम बात करें तो गैस में होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ठोस में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टील, वायु में, निर्वात में, जल में, तो भाई स्टील है ठोस, तो ठोस में यानी कि स्टील इज द राइट आंसर। अब अगला अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आता है? बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद जो है गर्जन सुनाई देती है। मतलब चमकना जो है बिजली का वो पहले दिख जाता है लेकिन आवाज बाद में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश की चाल अधिक होती है किससे? ठीक है, प्रकाश की चाल अधिक होती है ध्वनि की चाल से, याद रखना, ठीक है, ध्वनि की चाल से, और इसीलिए प्रकाश पहले दिख जाता है और ध्वनि की आवाज जो है, उसकी गर्जन की आवाज, वो क्या होती है? बाद में आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि वायु में लगभग ध्वनि का वेग। अब यहाँ पर याद रखना 346 नहीं दिया है, 346 मीटर पर सेकेंड, तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र चलती हैं किनमें चलती हैं? अभी मैंने बताया था सबसे ज्यादा किसमें चलती हैं? ठोसों में चलती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो द्रव में, और द्रव के बाद अगर हम बात करें तो गैस में। ये जो है उनका क्या है? क्रम होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें? ठोसों में चलेंगी। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? समान होता है कि अलग अलग होता है? ठीक है, ये अब आपको बताना है। देखो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या बताया कि जो ध्वनि की चाल है, ठीक है, वो क्या है? अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? ठीक है, अलग अलग होती है। क्या होती है? ठीक है, अलग अलग माध्यमों की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? अलग होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? उन्होंने ये पूछा है कि माध्यम कौन सा होगा। अब देखो हमने आपको बताया था कि ठोस, ठोस के बाद फिर आएगा आपका क्या कहते हैं, ठीक है, द्रव, और द्रव के बाद, ठीक है, फिर आएगा गैस। तो यहाँ पर जो है ठोस अगर कोई सा है तो पहले ठोस लेंगे, यानी ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट अगर है तो ग्रेनाइट ठोस है, तो अपना पहला आंसर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि ग्रेनाइट से बड़ा कौन सा है? लोहा। तो यहाँ पर दो ठोस हो गए हैं, ठीक है, दो ठोस हो गए, लेकिन अब इन दो ठोसों में से किसमें ज्यादा होगी? तो याद रखना जिसका घनत्व ज्यादा होगा, और घनत्व ज्यादा किसका होता है? इसमें इसमें होता है लोहे का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा होगा। क्या होगा? लोहा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ताप पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग जो है दाब पर निर्भर नहीं करता, ये तो अभी हम जो है पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ठीक है, क्या ये सही है? ठीक है, या फिर जो है आयाम या आवृत्ति के परिवर्तन से ध्वनि की जो है वेग में भी जो है क्या होगा? परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो परिवर्तन नहीं होता है कब? जब आयाम या आवर्ती में परिवर्तन हो। लेकिन इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है। भाई तभी तो बरसात में आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण, ठीक है, देखो बरसात में क्या होता है? आर्द्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण दूर कहीं गाना बज रहा हो वो आराम से सुनाई देता है। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से क्या होगा? घटता है, या तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित ही नहीं करता, या तापमान के घटने से घटता है। देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर तापमान बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, और घटेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला अगर हम देखें, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा कैसे? देखो वहां पर अगर हम बात करेंगे तो जो भाप है, ठीक है, पहले इसका कारण सुन लो। ठीक है, कारण क्या है? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में, ठीक है, जो
ध्वनि तरंगे हैं वो बहुत ही जो है क्या होती है, कम होती हैं, इसीलिए। अब इसमें से कौन सा रीजन सही है भाई? देखो, कथन सही है, वो तो बिल्कुल सही है कि दिखाई पड़ता है। क्या जो रीजन है वो सही है कि प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है? अगर ये सही है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है, ए सही है, और अगर गलत है तो बी सही है। तो भाई इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जी बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बादलों वाले एग्जाम्पल से कि जो है प्रकाश की चाल जो होती है लगभग लगभग अगर हम बात करें प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम बात करेंगे ध्वनि की चाल की, तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाती है? ध्वनि की चाल अगर हम देखेंगे तो वो हो जाती है 300, ठीक है, 32 मीटर पर सेकंड और 346 मीटर पर सेकंड। तो भैया याद रखो इसकी तुलना में बहुत ही कम हो गई, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला अगर हम बात करेंगे, अध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम से, या ध्वनि की चाल से अधिक से, या जो है प्रकाश की चाल से। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ठीक है, जो पराध्वनिक जो है विमान उड़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें वस्तु के वेग और उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात को क्या बोलते हैं? मतलब अगर मान लो कोई एक माध्यम लिया और उसी माध्यम में वस्तु का वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात की अगर हम बात करें तो उसको एक संख्या के नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मेक संख्या। क्या बोलते हैं? मेक संख्या बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसके वेग के? ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, या जो है अंतरिक्ष यान के? तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें वायुयान के जो है संबंध में, वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है, ठीक है, मेक संख्या का प्रयोग। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ठीक है, किससे मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण? ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ध्वनि की जो तीव्र जो मात्रक है वो क्या है? ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो ध्वनि का मात्रक अपने पास हो जाएगा डेसिबल, ठीक है, डेसिबल में उसको जो है किया जाता है। साधारण बातचीत के लिए कितनी जो है ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए? तो 20 से 30, या जो है 30 से 40, या फिर जो है 50 से 60, या 90 से, ठीक है, 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साधारण बातचीत के लिए जो ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए वो 30 से 40, ठीक है, डेसिबल के बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में? 30 से 40 जो है डेसिबल के में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ध्वनि की ये विशेषता जो एक मादा ध्वनि को, ठीक है, नर ध्वनि से भिन्न करती है। मतलब मादा ध्वनि और नर ध्वनि, देखो मादा ध्वनि आपने दरअसल हम बात करें तो जो औरतों की आवाज होती है, ठीक है, वो फीमेल्स की जो आवाज होती है जनरली पतली होती है, और अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स की आवाज जनरली कैसी होती है? मोटी होती है। तो ये जो गुण है ये किस पर है? ठीक है, अगर हम बात करें ये तारतम्य होता है, मैंने आपको अभी बताया था, तारत ज्यादा तो आवाज पतली, तारतम्य कम तो आवाज मोटी। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हमारा बनेगा, तो अगला क्वेश्चन बनेगा ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली? तो ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया लगभग, बस बोलने का तरीका कुछ हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ, नहीं ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, तारतम्य, याद रखना, ठीक है, इंटेंसिटी नहीं, तारतम्य, है ना। अगला अगर हम बात करेंगे, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का क्या अधिक होता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि तारतम्य जिसका ज्यादा होगा, तारतम्य ज्यादा तो मतलब आवाज कैसी हो जाएगी? तीक्ष्ण या पतली, ठीक है, आवाज जो है वो कैसी हो जाएगी? ठीक है, तीक्ष्ण हो जाएगी, तीक्ष्ण या पतली। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तारतम्य अगर क्या हो जाएगा, ठीक है, तारतम्य अगर हो जाएगा कम, ठीक है, और ये हुआ कम, तो ये कैसे हो जाएगी? मोटी हो जाएगी आवाज, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज प्रिय लगती है, ऐसा क्यों? देखो सीधी सी बात है, छोटे बच्चे की आवाज इसलिए प्रिय लगती है क्योंकि उसका तारतम्य ज्यादा होता है, ठीक है, किसकी तुलना में? युवक की, युवक पुरुष की तुलना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? बिल्कुल उसी, देखो तारतम्य पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते, काफी जो है अलग अलग क्वेश्चन बनते, वो मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ पर ला दिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? तारतम्य के ऊपर ही होगा। और हमने यहाँ पर जो है देखो तारतम्य के ऊपर तो है, लेकिन तारतम्य के ऊपर ना होते हुए ये सीधा जो है तारतम्य की भी जो है, तारा जिस पर निर्भर करता है आवर्ती, उस पर जो है कर दिया है। अब तारतम्य और आवर्ती का जो है कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तारतम्य जो है वो निर्भर करता है आवर्ती पर, अगर जिसकी आवर्ती ज्यादा उसका तारतम्य ज्यादा, ठीक है, या रंग जिसकी आवर्ती कम उसका तारतम्य कम। तो अगर हम यहाँ पर देखें, महिलाओं की आवाज जो है, ठीक है, अधिक आवर्ती की होगी, तभी उनमें तारतम्य ज्यादा होगा, ठीक है, और तभी जो है वो कैसी होगी? अपेक्षाकृत पतली होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें,
यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि में विभेद किस गुण के आधार पर होता है? मतलब अगर सितार और जो है बांसुरी बज रही है तो उसमें हम कैसे पता लगाते हैं कि ये बांसुरी की आवाज है और ये सितार की आवाज है? तो याद रखना यहाँ पर तारतम्य जो है निर्भर नहीं करता, यहाँ पर ध्वनि की गुणता जो है उस पर निर्भर करता है ये। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? मतलब ध्वनि तरंगों का जो है ये फिनोमिना नहीं है, ठीक है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। देखो ध्वनि का परावर्तन होता है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें तो अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, लेकिन ध्रुवण नहीं होता, ठीक है? ध्रुवण नहीं होता, याद रखना। अगला अगर हम देखेंगे, ध्वनि तीव्रता की, ठीक है, डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर इंसान सुन ही नहीं सकता। मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर इंसान जो है नहीं सुन सकता, वो कितनी होगी ध्वनि की तीव्रता? तो वो हो जाएगी अपनी 95 जो है डीबी, ठीक है? इतना डेसिबल है ना। अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इनमें से कौन सा जो है कारक है जो ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है? तो वो है हवाई जहाज की उड़ान भरना, ठीक है? उस समय सबसे ज्यादा जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। नजदीक आती रेलगाड़ी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की आवाज जो है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो अगर हम यहाँ पर घटती जाती है तो यहाँ पर हम देखें तो ये किस प्रभाव पर है? डॉपलर प्रभाव पर है। देखिए ना, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, तो याद रखना जब यहाँ पर ट्रेन आ रही है तो जब ये आएगी इसके पास तो इसकी जो आवाज है इसको तीक्ष्ण लगेगी, ठीक है, पतली लगेगी, यानी बढ़ती जाएगी उसकी जो है तीव्रता। लेकिन अगर हम बात करें जब ये इससे दूर जाएगी तो इसे उसकी वही आवाज जो है मोटी लगेगी। ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर बात करें, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता चंद्रमा की सतह पर? उसका क्या कारण है? देखो सीधी सी बात है कि चंद्रमा की सतह पर क्या नहीं होता? चंद्रमा की सतह की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा की सतह पर, ठीक है, ध्वनि जो है प्रचलित करने के लिए माध्यम ही नहीं होता, ठीक है? ध्वनि संचालित होगी उसके लिए कोई मतलब कोई माध्यम चाहिए, तो वहां पर कोई माध्यम ही नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम यहाँ पर देखें, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवण। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। अधिकतर आपने देखा हो जब किसी को दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, मुझसे आवाज लगा रहे हैं, तो हम जो है अपने मुंह के पास जो है हथेली रख लेते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है, जो ध्वनि ऊर्जा है वो एक ही दिशा में इंकित हो जाती है। इसका सही आंसर यही है, ठीक है, ताकि जो है वो इधर उधर ना फैले, ठीक है, एक ही दिशा में जाए, इसीलिए हम जो है क्या करते हैं, हाथ रखते हैं। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला अगर हम बात करेंगे, प्रतिध्वनि क्या है, यानी इको, साउंड का जो इको क्या है वो आपको बताना है। साउंड का इको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो केवल और केवल वो परावर्तन है ध्वनि का, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें वो परावर्तन बार बार हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें वो परावर्तन जो है क्या हो, बार बार हो, तो वो जो है अलग हो जाता है। तो प्रतिध्वनि की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? देखो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो लगभग 0.1 जो है सेकंड में जो है अपना क्या होता है, माइंड में कोई ना कोई जो है ध्वनि अपने बनी रहती है। तो इसमें कोई भी जो है वस्तु और जो है किसके बीच में, ठीक है, इस ध्वनि स्रोत के बीच में लगभग 17.3 के मीटर के आसपास जो है क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो स्पष्ट जो है प्रतिध्वनि या इको सुन सकता है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। अगला अगर हम यहाँ पे बात करें, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन से सिद्धांत पर जो है रडार जो है काम करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है, हाँ अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, कितना होना चाहिए? तो ये मैंने भी आपको बताया 0.1। 0.1 अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 लग जाएगा, यानी कि 1/10, 1/10 से जो है अधिक होना चाहिए, याद रखना, इससे कम नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार फर्श पदार्थ, कालीन, गिलास या फाइबर आदि से ढके होते हैं। इसका उद्देश्य क्यों? इसका अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य ये है कि ऑडिटोरियम जो है वो सुंदर ना लगे, बल्कि क्या करे, ठीक है, वो ध्वनि का क्या कर सके, अवशोषण कर सके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला लास्ट क्वेश्चन, और ध्वनि के लगभग सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे कि
ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 0.1 सेकंड तक रहता है। यहाँ से पॉइंट हटाएँगे तो ये 10 लग जाएगा, यानी कि 1/10 जो है सेकंड तक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी।